आज हम आपको ऐसी दो बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताएंगे, दो बड़े चुनावों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको यह पता चलेगा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में यह धांधली पहली बार नहीं हुई है। आज शशि थरूर यह जरूर कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, पिच के साथ टेम्परिंग हुई है, बॉल के साथ टेम्परिंग हुई है, धोखे से उन्हें हरा दिया गया है। इस तरह की धोखेबाजी कांग्रेस के इतिहास में पहले भी हो चुकी है। और आज मैं आपको दो ऐसी बहुत बड़ी धोखेबाजियों के बारे में बताना चाहता हूं, दो बहुत बड़े अध्यक्ष पद के चुनावों के बारे में जो भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, कांग्रेस पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 1885 से लेकर 1938 तक, यानी 52 वर्षों तक कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कभी भी कोई चुनाव हुआ ही नहीं। और इस परंपरा की शुरुआत आजादी से सिर्फ 8 वर्ष पहले 1939 में हुई, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। 1938 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस जमाने की तस्वीरें देखिए, दुर्लभ तस्वीरें हैं ये। अब देखिए, अगले ही साल वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर महात्मा गांधी की तरफ से यह दबाव था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दें और जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर बैठने दें। गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू नए पार्टी अध्यक्ष बन जाएं और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि अब आप हट जाइए, ये कुर्सी खाली कर दीजिए। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेहरू उस समय पार्टी के बारे में कम और अपनी छुट्टियों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। और जब महात्मा गांधी उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, उनके लिए जगह बना रहे थे, तब इस सब के बीच जवाहरलाल नेहरू यूरोप में छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। तो यह पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कि वो काम के समय में भी छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय नेहरू छुट्टी मनाने के लिए यूरोप चले गए। नेहरू यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ देश के लोगों और क्रांतिकारियों के बीच उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी महात्मा गांधी से ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते हैं। इसलिए नेहरू ने छुट्टियों से वापस भारत लौटते ही महात्मा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह तय किया कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर बोस महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी पीछे नहीं हटते, तो फिर जवाहरलाल नेहरू सुभाष बाबू के विरोधी गुट का साथ देंगे। तो डील बिल्कुल साफ थी, सुभाष चंद्र बोस या तो मैदान से हट जाएं, और अगर सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ते हैं तो फिर जवाहरलाल नेहरू उनका साथ नहीं देंगे, उनके विरोधी गुट का साथ देंगे। यह बात आज नोट करने वाली है। यानी उस समय सुभाष बाबू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में एक गुट तैयार हुआ, जिसका नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी कर रहे थे। और महात्मा गांधी की टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे नेता थे। बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस इस गुट की चुनौती से बिल्कुल भी घबराए नहीं। वो तो फाइटर शुरू से ही थे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और सबको बता दिया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसके बाद महात्मा गांधी ने भी पट्टाभी सीतारमैया को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया और उन्हें अपना कैंडिडेट बना लिया। महात्मा गांधी को यह लग रहा था कि उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को अपना समर्थन दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो सुभाष चंद्र बोस को वोट नहीं देंगे और महात्मा गांधी के उम्मीदवार को जिता देंगे। यह महात्मा गांधी की बड़ी गलतफहमी थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। अब सोचिए क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस को उस समय 1580 वोट मिले, जबकि महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के समर्थन के बावजूद 203 वोटों से हार गए और उन्हें कुल मिलाकर 1377 वोट हासिल हुए। यानी महात्मा गांधी भी, जवाहरलाल नेहरू भी, दोनों मिलकर भी अपने उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में जितवा नहीं पाए सुभाष बाबू के खिलाफ। और गांधी और नेहरू को यह बात बहुत चुभी, क्योंकि इस हार से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, और वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है। ये बात आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी।
आपने इतिहास में भी शायद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि इन बातों को छुपा लिया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है और कुछ पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतकर फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने लगे तो यह बात महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेताओं और अलग अलग समितियों का सहयोग मिलना बंद हो गया और उनके लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गईं कि वो पार्टी में अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी कोई फैसला नहीं ले पाए और इस बात से तब नेताजी बहुत आहत हुए, बहुत नाराज हुए और उन्होंने 29 जनवरी 1939 को चुनाव जीतने के लगभग 2 महीने के बाद ही अप्रैल के महीने में न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद से, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। यह उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सुभाष बाबू ने इस्तीफे का ऐलान किया था। यानी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जब पहली बार चुनाव हुए तो इन चुनावों में सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, धांधली हुई थी और यह सब कुछ यहीं तक सीमित नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगली बारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आजादी से पहले जब वर्ष 1946 के अविभाजित भारत में प्रांतीय चुनाव हुए तो इनमें कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ लौटी थी, यानी कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली। तब हमारे देश में कुल मिलाकर 1585 प्रांतीय सीटें थी जिनमें से 923 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग 425 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास था इसलिए यह तय हो चुका था कि जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़कर जाएगी तो देश में पहली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री उस नेता को बनाया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद इस पद पर 6 वर्षों से विराजमान थे, यानी 1940 से कांग्रेस की कमान उन्हीं के पास थी। लेकिन क्योंकि यहां सवाल प्रधानमंत्री की कुर्सी का था इसलिए महात्मा गांधी ने बिना देर किए आजाद को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर रहने को कहा और महात्मा गांधी ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ नेहरू को इस पद पर देखना चाहते हैं, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू भी गांधी के समर्थन से बहुत उत्साहित थे, उन्हें लगा अब तो मेरी जीत निश्चित है। लेकिन चुनौती यह थी कि उस जमाने में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव कांग्रेस की प्रदेश समितियों को करना होता था, यानी प्रदेश समितियां जिसको चुनेंगी वही अध्यक्ष बनेगा। और उस समय देश में कुल मिलाकर ऐसी 15 समितियां थीं, प्रदेश समितियां, जिन्हें चुनना था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और जब इन प्रदेश समितियों ने वोट डाला तो 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया। 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। बाकी की 3 समितियों ने जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया को अपना समर्थन दिया और इन नतीजों की घोषणा 29 अप्रैल 1946 को तब की गई जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जब नतीजों का ऐलान हुआ तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सन्न रह गए, बड़े निराश हुए, क्योंकि नेहरू अध्यक्ष पद की दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे, जबकि सरदार पटेल को पार्टी और अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मिलनी अब तय हो चुकी थी, क्योंकि 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल को वोट दिया था और नेहरू को एक भी समिति ने वोट नहीं दिया। लेकिन इसके बाद सरदार पटेल के साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जेबी कृपलानी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट्स। इस पुस्तक में वो बताते हैं कि उस दिन जब नेहरू का नाम कहीं नहीं आया, किसी ने नेहरू को वोट नहीं दिया, तो महात्मा गांधी ने खुद से उनका नाम प्रस्तावित कर दिया। सोचिए, महात्मा गांधी का अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए उनकी। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और महात्मा गांधी ने उन्हीं का नाम प्रस्तावित कर दिया और इस तरह चुनाव 2 नेताओं पर केंद्रित हो गया। एक थे सरदार पटेल जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन वो गांधी की पसंद थे। नेहरू तभी अध्यक्ष बन सकते थे जब सरदार पटेल अपना नाम वापस लेते, वरना सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना तय था। इसलिए महात्मा गांधी ने जेबी कृपलानी से इशारों में कहा कि वो सरदार पटेल को एक पर्ची पर हस्ताक्षर करने के लिए दें
जिस पर यह लिखा हो कि वो अपना नाम अध्यक्ष पद से वापस ले रहे हैं। और जब जेबी कृपलानी ने वो पर्ची सरदार पटेल को दी तो सरदार पटेल इतने आहत हुए कि उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह पर्ची महात्मा गांधी को दे दी गई। अब फैसला महात्मा गांधी को करना था, इसलिए उन्होंने बैठक में जवाहरलाल नेहरू से यह कहा कि किसी भी प्रदेश कमेटी ने उनका नाम इस पद के लिए नहीं चुना है, इसलिए वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। नैतिक रूप से नेहरू को बैठक में यह कहना चाहिए था कि उन्हें कोई वोट नहीं मिला है, इसलिए पटेल को ही पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेहरू इस पर खामोश रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। महात्मा गांधी क्योंकि नेहरू के समर्थन में थे, इसलिए उन्होंने इस चुप्पी को, इस खामोशी को एक संदेश के तौर पर समझ लिया और एक बार फिर से इसी बैठक में सरदार पटेल को उनसे उनका नाम वापस लेने के लिए कहा। और इस बार सरदार पटेल महात्मा गांधी के कहने पर नाम वापस लेने के लिए तैयार हो गए और चुनाव से बाहर हो गए और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष भी चुन लिया गया और अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भी। अब यहां 3 बातें आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प है। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस के समय हुए चुनावों की तरह इन चुनावों में भी महात्मा गांधी की लोकप्रियता सरदार पटेल से कम साबित हुई। महात्मा गांधी नेहरू को खुला समर्थन दे रहे थे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रदेश समिति ने नेहरू का नाम तक नहीं लिया। अब सोचिए महात्मा गांधी की बात कहां रह गई। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने 1939 और 1946 के चुनावों में प्रत्यक्ष रूप से दखल दिया, जबकि वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं थे। महात्मा गांधी ने 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के चुनावों में नेहरू की शील्ड बने हुए थे, नेहरू को हमेशा बचाते थे। और तीसरी बात यह कि सरदार पटेल की जगह नेहरू को चुनने के पीछे महात्मा गांधी ने तब 3 वजहें बताई थी। उनकी वजहें भी सुन लीजिए। पहली वजह उन्होंने बताई वो थी उम्र। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की उम्र 56 वर्ष थी, जबकि सरदार पटेल की उम्र थी 70 वर्ष। और महात्मा गांधी को लगता था कि सरदार पटेल नेहरू से उम्र में 14 साल बड़े हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए उनकी जगह नेहरू को यह जिम्मेदारी मिलनी चाह रही है क्योंकि वो युवा हैं। लेकिन अब समय का ये चक्र देखिए, समय का खेल देखिए। एक जमाने में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से 14 वर्ष छोटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और आज गांधी परिवार ने शशि थरूर से 14 वर्ष बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया। शशि थरूर आज 66 वर्ष के हैं और खड़गे 80 साल के हैं और ये एक बड़ा अजीब सा संयोग है। दूसरी वजह यह थी कि गांधी नेहरू को मॉडर्न जमाने के का नेता मानते थे। वो कहते थे ये बहुत आधुनिक है। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नेहरू कांग्रेस के कैंप में अकेले ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों जैसे हैं। यानी गांधी जी को लगता था कि नेहरू विभाजन के समय अंग्रेजों से अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, उनसे दोस्ताना संबंध बना पाएंगे, जबकि उन्हें सरदार पटेल पर भरोसा कम था क्योंकि वो पटेल को एक ऐसा नेता मानते थे जो सख्त है और शायद जिन्ना और अंग्रेजों के साथ अपनी शर्तों पर डील करेगा। तीसरी वजह जो बताई गांधी जी ने वो है नेहरू की बगावत का डर। महात्मा गांधी को यह भी लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला और वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत से काम करते हैं तो वो अस्थिरता पैदा कर सकते हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि सिर्फ गांधी जी के इन विचारों की वजह से पहले सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी से दूर कर दिया गया और फिर सरदार पटेल को भी उनका हक नहीं मिला। लेकिन अब कल्पना कीजिए, अगर सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते या सरदार पटेल के साथ वर्ष 1946 में तब धोखेबाजी ना हुई होती तो क्या होता? तो मौजूदा भारत और मौजूदा कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं होती जैसे आज आपको दिखती है। सुभाष चंद्र बोस अगर 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने रहते तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां अंग्रेजों के प्रति बहुत आक्रामक होती और संभव है कि नेताजी ही देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। सोचिए कितना बड़ा मौका हमारे हाथ से चूक गया, वरना सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे भी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में गुलाम भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था जिसके प्रमुख वो स्वयं थे और इस सरकार को जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, इटली, बर्मा और क्रोएशिया जैसे देशों ने मान्यता दी थी। इसके अलावा इसी साल उन्होंने अंडमान में पहली बार तिरंगा फहराकर भारत की आजादी के आंदोलन को बहुत मजबूत किया था। अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते
तो भारत की नीतियां और उसका स्वभाव आज बिल्कुल अलग होता और हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस भारत का विभाजन भी ना होने देते, क्योंकि वो भारत की अखंडता में विश्वास रखते थे, ना कि सत्ता को हासिल करने में। बोस अगर इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी भी वैसी नहीं होती जैसी आज है, और उसमें नेहरू और गांधी परिवार कभी भी इतना मजबूत नहीं हो पाता जितना आज है। इसी तरह अगर सरदार पटेल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था और कांग्रेस की स्थिति आज बिल्कुल अलग होती। पटेल के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी नेहरू और फिर गांधी परिवार तक कभी भी सीमित नहीं होती। इसके अलावा नेहरू की तुलना में पटेल बहुत सख्त थे और वो अपनी शर्तों पर ही किसी से भी बात करते थे। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि नेहरू की जगह अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो भारत मोहम्मद अली जिन्ना से बेहतर स्थिति में बातचीत करता और जम्मू कश्मीर और चीन को लेकर भी हमारी स्थिति आज कहीं ज्यादा मजबूत होती।